आपका स्वागत है अम्बे और जय अम्बे विद्यालय में। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन लॉ की। डेटा संरक्षण कानून क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और हमारे देश को इसकी ज़रूरत क्यों है। भारत में आपको जल्द ही एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भारत के प्राइवेसी के लिए और भारत के डिजिटल इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज के डिजिटल युग में हर कुछ डेटा से रिलेटेड है। आपके ऑनलाइन सर्च, आपके चैट्स, आपके ईमेल, आपके बैंक डिटेल्स, हर कुछ आपका डेटा है और उसी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी डेटा को संरक्षित करने की ज़रूरत है हमें। और इसको कौन करेगा? इसको एक कानून लाके सरकार कर सकती है। अभी अगर आपका कोई डेटा लीक होता है तो आपके पास बहुत सीमित अधिकार हैं उसको हटाने के लिए या फिर उससे आपको बचाने के लिए। तो इसीलिए हमारे देश को डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपके चैट्स कोई हैक करता है, आपके बैंक डिटेल्स कोई हैक करता है, तो बहुत ही आपके पास सीमित अधिकार हैं उस कंपनी को स्यू करने के लिए जिसको आपने डेटा दिया था और वहाँ से लीक हो गया। तो डेटा लीकेज और डिजिटल युग में हर कुछ आप जो करते हो इंटरनेट पे, ऑनलाइन, तो वो आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते जाते हो। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है आपका हर एक क्लिक इंटरनेट पे रिकॉर्ड होता है और वही डेटा का रूप लेता है। डेटा क्या है? डेटा को अगर आसान भाषा में समझे तो कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग प्रोसेस कर सकें। अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक नाम अजय, अजय एक डेटा है। कैसे एक डेटा है? क्योंकि इससे एक सेंस बन रहा है, इसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं और अजय बोल के कोई भी समझ सकता है कि अजय एक इंसान का नाम है या फिर एक नाम है। तो हर एक जो इन्फॉर्मेशन जो सेंस बनाए, जिसको प्रोसेस किया जा सके और जिसको आगे ट्रांसमिट किया जा सके, वो डेटा है। और डेटा आज के युग का नया ऑयल है। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जैसे दुनिया भर में तेल इकोनॉमी को फ्यूल करने का काम करती है, उसी तरह डेटा डिजिटल युग में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करती है। और आजकल तो हर एक चीज़ डिजिटल हो गया है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन हो गए हैं। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हो ये भी ऑनलाइन है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे फेसबुक पे अपना फर्स्ट लाइक करते हो और कितने लोगों को सुबह में गुड मॉर्निंग भेजते हो, हर एक डेटा रिकॉर्ड होता है। तो इसी से आपको बचाने के लिए कोई इसका मिसयूज़ ना करे, हम लोगों को डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है। तो आइए और हम डिटेल में समझते हैं व्हाट इज़ डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड व्हाई वी नीड इट। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं डेटा प्रोटेक्शन क्या है, डेटा संरक्षण क्या है। डेटा प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जिसको यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सके या फिर जिसकी परमिशन आपने ना दी हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने का एक ज़रिया है, ताकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि उसको कोई मिसयूज़ ना कर सके। या फिर आपने अपने हेल्थ रिकॉर्ड एक डिजी लॉकर में रखा है, डिजिटल लॉकर में रखा है, ऑनलाइन सेव करके रखा है, उसको कोई मिसयूज़ ना करे, उसको कोई डिलीट ना करे। तो ये सब डेटा प्रोटेक्शन के अंदर आता है। आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल चैट्स, आपके बिजनेस चैट्स, सब कुछ को बचाने का प्रक्रिया है डेटा प्रोटेक्शन। ये इंडिविजुअल आपके लिए भी हो सकता है और ये एक किसी कंपनी, किसी ग्रुप, हर एक के लिए भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल का भी डेटा प्रोटेक्शन हो सकता है या फिर एक कंपनी और ग्रुप को भी डेटा प्रोटेक्शन का अधिकार हो सकता है। और इसी से रिलेटेड जो कानून है, इसी से रिलेटेड जो कानून बनेगा, उसको डेटा प्रोटेक्शन लॉ बोल सकते हैं। दुनिया भर में देश डेटा प्रोटेक्शन कानून अपने अपने देश में ला रहे हैं। ईयू का सबसे फेमस है, यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। हमारे देश में भी 2018 में जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा की गई थी। उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो भी सौंपा था। तो जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन कानून से रिलेटेड। 2019 में सरकार एक बिल भी लेके आई थी, एक विधेयक भी लेके आई थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से, लेकिन वो अभी संसद में पास नहीं हुआ है। उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, संसदीय समिति के पास भेजा गया है। जब तक संसदीय कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं देगी तब तक ये डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं होगा। और ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट लाएगी, क्योंकि इस डिजिटल एज में डेटा को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी भी है, निजता का अधिकार भी है, लोगों को अपने पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार है। ये राइट टू प्राइवेसी ही ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को
सपोर्ट करता है, मजबूत करता है। क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इतिहास में, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है भारत में। और ये जो निजता का अधिकार या फिर राइट टू प्राइवेसी कहाँ से आता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, जिसमें आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने जीवन को सम्मान से जी सके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 से ही ये राइट टू प्राइवेसी आता है, और राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है हर एक इंसान को, तो यहीं से डेटा प्रोटेक्शन कानून भी जन्म लेता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आधार का केस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस डिजिटल एज में इतना ज़्यादा डेटा हो गया है और इतना ज़्यादा कंपनियां डेटा को स्टोर करने लगी हैं, क्योंकि डेटा से बहुत कुछ पता चलता है। आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो। और इसी से रिलेटेड एक इशू हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, जिसमें फेसबुक का बहुत सारा डेटा लीक हो गया था। और फेसबुक पे बहुत बार ये आरोप लगता है कि उसके डेटा को यूज़ करके कंपनियां पॉलिटिकल इंटरवेंशन करती है। तो फेसबुक पे ये काफ़ी आरोप लगता है कि उसके डेटा को यूज़ करके बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी जो डेटा प्रोसेस करती है, डेटा कलेक्टर होती हैं, वो डेटा को यूज़ करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये काफ़ी बड़ा आरोप है। और डेटा हर कंपनी को चाहिए, हर बड़ी कंपनी, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आप कोई भी कंपनी का नाम लो, उनको डेटा चाहिए। तो वो जब डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एक तरह से हिपोक्रेसी लगता है, क्योंकि वो खुद डेटा को अच्छे से सिक्योर करके नहीं रखते हैं। आपको अभी रीसेंट एग्जांपल याद होगा कि डोमिनोज़ का जो डेटा था वो लीक हो गया था। बहुत बार फेसबुक के डेटा के लीक की खबरें आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है, मान लो आपके पर्सनल चैट्स लीक हो गए, तो आप किसके पास जाओगे? आप साइबर सेल के पास जाओगे। किस कानून के तहत साइबर सेल उन पे कड़ा एक्शन लेगा? हालांकि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, लेकिन वो अभी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि आपके सारे अधिकार जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं उसको कवर कर सके। आज के युग में, जबकि आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ऑनलाइन हो गई है, आप घंटों ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बिताते हो, मीटिंग के रूप में आप लाइव जाते हो, आपकी फ़ोटोज़ इतनी क्लाउड पे स्टोर्ड होती हैं, तो इस टाइम पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ कब आएगा? डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पार्लियामेंट में है, जल्द ही ये एक लॉ का रूप लेगा। और हम लोगों को इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट टू प्राइवेसी है, और इसी को यूज़ करके हम लोगों को डेटा प्रोटेक्शन लॉ मिलेगा। और इसका मकसद सिर्फ ये इंश्योर नहीं करना है कि हमारे राइट्स सेफ हों, इसका मकसद ये भी है कि एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो आगे बढ़ रहा है, उसका भी ग्रोथ हो। कंपनी के भी कुछ अधिकार हैं, जो आपका जो नॉर्मल डेटा है वो ले सकती है, लेकिन बात आती है सेंसिटिव डेटा पे। तो इसको एक बैलेंस बनाना है कि डिजिटल इकोनॉमी या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स जो पूरा तरह से ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर, जिसमें इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है, ये सरकार को ये कानून बनाना है। नाम, पता, एड्रेस ठीक है, लेकिन क्या आपको उसमें अपना गैलरी का एक्सेस देना ज़रूरी है? गैलरी का एक्सेस देना क्यों ज़रूरी है जिसमें आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं? तो इस पे चर्चा करनी है कि कितना इन्फॉर्मेशन कंपनियां आपसे ले सकती हैं और कितना नहीं ले सकती हैं। अगर आप पूरा प्राइवेसी दे दोगे, पूरा ही दे दोगे, तो ये सब कंपनियां जो डेटा पे ही काम कर रही हैं, एड्रेस पे खाना डिलीवर कर रही हैं, आपके फूड हैबिट्स भी आजकल ऑनलाइन पता चल गए हैं सबको, आप कब क्या खाते हो। और जबकि डिजिटल हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं कंपनियां, कितना इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकती हैं कंपनियां, और कितना इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को प्रोसेस करने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियों का भी थर्ड पार्टी से टाई अप होता है। वो अभी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करती हैं, ये आपके अधिकार में शामिल होगा। तो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ में 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं, 3 लोगों का काफ़ी महत्व है। एक तो यूज़र या फिर डेटा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, जिसका डेटा है, जिसका पर्सनल डेटा यूज़ हो रहा है। तो डेटा प्रिंसिपल जो डेटा का ओनर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा प्रिंसिपल, और ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। यूज़र से बड़ा स्टेक होल्डर क्यों कोई नहीं है, क्योंकि यूज़र का डेटा या फिर बिजनेस या फिर ग्रुप का डेटा दांव पे लगा हुआ है। दूसरा है कंपनी और डेटा फिड्यूसरी, जो डेटा को इस्तेमाल करेगी, जो डेटा को प्रोसेस करेगी। हालांकि बहुत सारी जगहों पे डेटा कलेक्टर और डेटा प्रोसेसर अलग अलग होता है। जो डेटा कलेक्ट करती है वही डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोग सिंपल भाषा में डेटा फिड्यूसरी को समझेंगे कि जो डेटा को कलेक्ट कर रही है वही डेटा को प्रोसेस भी कर रही है। जैसे फेसबुक आपका लोकेशन एक्सेस कर रहा है, क्यों कर रहा है?
तो वो आपका एक लोकेशन, आपका एक डेटा हो गया। और हम लोग डेटा फेसबुक को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को भी आसानी हो रही है ज़िंदगी जीने में। क्योंकि अगर हम लोग अपना लोकेशन डेटा देंगे तो आसपास हमारे कितने दोस्त हैं ये पता चलेगा। अगर गूगल मैप्स पे हम अपना लोकेशन सेव करके रखेंगे तब हम लोग फिर से उसी जगह पे जाएंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन कंपनियां जब उसका गलत इस्तेमाल करती हैं तब दिक्कतें आती है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? डेटा यूज़र या फिर डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा है, जिससे यूज़र को आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरा है कंपनीज और डेटा फ्यूडिशरी, जो डेटा को कलेक्ट कर रही हैं और जो डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनी। तीसरा है अब इन दोनों के बीच एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी आएगी। मान लो आपका फेसबुक के खिलाफ कंप्लेन है कि उसने मेरे डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तो आप किसके पास जाओगे? कौन नियम बनाएगा? कौन आपका ग्रीवांस को रिड्रेसल करेगा? तो इसी में आता है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसी की बात की गई है 2018 के ड्राफ्ट बिल में, और जो फिर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट लेके आई है उसमें इसकी बात की गई है कि एक अथॉरिटी होगी जो आपके ग्रीवांसेस का रिड्रेसल करेगी, आपकी जो तकलीफ़ है उस पर आपको सही सलाह देगी या फिर आपका कंप्लेन लेगी। तो ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, उस तरह से डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी डेटा प्रोटेक्शन लॉ में है। ठीक है। और गवर्नमेंट तीनों रोल में हो सकता है। गवर्नमेंट का खुद का इतना डेटा है, लोगों के डेटा गवर्नमेंट खुद लेती है, तो गवर्नमेंट यूज़र भी हो गया, गवर्नमेंट डेटा प्रिंसिपल के भी रोल में हो गया। फिर गवर्नमेंट डेटा को प्रोसेस करती है और डेटा को स्टोर करती है, तो गवर्नमेंट कंपनी और डेटा फ्यूडिशरी के रोल में भी हो गया। और जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको अपॉइंट करने में भी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो गवर्नमेंट इन तीनों रोल में है। तो गवर्नमेंट का रोल काफ़ी क्रूशल हो जाता है। और गवर्नमेंट का रोल क्रूशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कानून तो लेजिस्लेचर को ही बनाना है, और लेजिस्लेचर में कानून बनेगा, उसमें गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वाइड कंसल्टेशन नहीं हुआ ये बिल बनाने से पहले। लेकिन BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है, क्यों उन्होंने पर्याप्त टाइम दिया लोगों को अपने फीडबैक देने के लिए, एक वाइट पेपर भी जारी किया था कि लोग अपने अपने सुझाव दें। और लेकिन जो क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि टाइम नहीं दिया, और बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम ऐसा हैं जो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं। तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब इस डेटा प्रोटेक्शन का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे हेल्थ के इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव है और इनको किसी को यूज़ करने का अधिकार नहीं है बिना हमारी कंसेंट के। मान लो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का ऐप है, वो हमारी कंसेंट लेके, हमारी मर्ज़ी लेके हमारे हेल्थ इन्फॉर्मेशन को रख सकता है, लेकिन बिना कंसेंट के अगर वो हमारे इन्फॉर्मेशन को रख रहा है या फिर यूज़ कर रहा है, उसको बताना होगा कि हमारे हेल्थ इन्फॉर्मेशन को वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहा है। बैंक को बताना होगा कि हमारे डेटा को वो कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए ये लॉ, ये कानून हमें इससे लड़ने में मदद करेगा। अगर कोई भी गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ हम किसके पास जा सकते हैं? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है। और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को इसमें अपने IPR को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। बहुत बार किसी ने एक कोड जनरेट किया, एक ऐप बनाया, वो आइडिया कोई और हैक करके चुरा लेता है, तो इससे काफ़ी IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का नुकसान होता है। बहुत बार कोई बड़ी कंपनी किसी छोटे आदमी का आइडिया चुरा के अपना आइडिया बताती है, तो इससे उस इंडिविजुअल का नुकसान होता है। बहुत बार एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है। तो ये सबको मदद करेगा उनके इन्फॉर्मेशन को, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेव करने में। ठीक है। तीसरा है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं, वो मिसयूज़ नहीं कर सकेंगी, जैसा कि मैंने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्जांपल दिया जिसमें डेटा का ग्रॉस मिसयूज हुआ था। ठीक है। और चौथा है कि राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू फॉरगॉटन क्या है? राइट टू फॉरगॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है, जिसका रूट है जो यूरोपियन यूनियन में कानून आया था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द फर्स्ट यूनियंस था या कंट्रीज़ था, आप कह सकते हो, जिसने ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात की थी और ये लॉ लेके आए थे। तो उनका एक राइट है, राइट टू फॉरगॉटन, जिसमें आप जो अपना डेटा जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो,
तो वो फॉरगॉट किया जा सके, उसको भुला दिया जा सके। जैसे कि आप अभी व्हाट्सएप से कुछ लोग सिग्नल पे गए थे, तो सिग्नल पे आपका जो डेटा है, आप बहुत सारे लोग सिग्नल यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और भूल गए हैं सिग्नल के बारे में, तो एक टाइम के बाद सिग्नल पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया था वो डिलीट हो सके, ये राइट टू फॉरगॉटन है। कि जो डेटा अब रेलिवेंट नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि ये डेटा अब इस कंपनी के पास होना नहीं चाहिए। मान लो आपने अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट बंद कर दिया, अब आपको नहीं लगता कि फ्लिपकार्ट को आपका एड्रेस, आपका बैंक डिटेल्स रखना चाहिए, तो आप उसको डिलीट करवा सकते हो, ना सिर्फ अपने ऐप से, फ्लिपकार्ट के पास भी जो डेटा सेंटर है वहाँ से। तो ये है राइट टू फॉरगॉटन, जिससे क्या होगा कि जो आपका डेटा है ऑनलाइन वो कम यूज़ होगा, जिससे आपका जो डेटा है वो क्वालिटी डेटा रहेगा, जिसका काम रहेगा वही डेटा, फालतू का डेटा इधर उधर नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। हालांकि कुछ लोग इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट बताते हैं, ये कहते हैं कि बड़े जो बिजनेसमैन हैं या फिर बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप उनको राइट टू फॉरगॉटन दे दोगे तो वो अपने पास्ट के जो गलत काम है उसको मिटा सकेंगे। तो ये एक डिबेट चलता रहेगा। तो हमको इसी में एक बैलेंस खोजना है कि कितना डेटा हम भुला सकते हैं, कौन सा डेटा हम रख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। अब इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं? हर लॉ परफेक्ट नहीं होता है और हर लॉ को सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में। तो अगर इस लॉ को हम लोग अच्छे से बनाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी ने इस लॉ में, जो अभी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, जिसको 2019 में सरकार लेके आई थी, उसमें काफ़ी कमियाँ बताई हैं। उसमें गवर्नमेंट के एक्सेस को, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, काफ़ी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अधिकारियों को कौन नियुक्त करेगा, इसको लेके काफ़ी लोगों में असहमति है और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था कंसल्टेशन का, जिसमें से बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स अपनी राय दे सकते थे और दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लोग अपना सकते थे। और दूसरा है कि पुअर डेटा प्रोटेक्शन अगर डेटा अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं होगा तो यूज़र को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डिजिटल इकोनॉमी में। आज भी जो एक कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी है वो बैंकिंग डिटेल को ऑनलाइन ले जाने से डरती है। वो सोचती है कि अगर हम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कराएंगे तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा। तो ये उनका डर और बढ़ाता है जब खबरें आती है कि इतने पैसे उड़ा दिए गए, ये डेटा लीक हो गया, वो डेटा लीक हो गया। अगर हम लोगों के देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ रहता तो जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती, और जो बड़ी टेक जाइंट अगर ऐसे वायलेशंस करती है तो उन पे पेनल्टीज लगाई जाती, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता। लेकिन अभी कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं होने के कारण लोगों में और भी कॉन्फिडेंस नहीं है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है, और लोग अभी भी डिजिटल इकोनॉमी से दूर हैं। तीसरा ये है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रोल को क्लियरली डिफाइन करना होगा। वो अपने रोल का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा डेटा होगा, क्योंकि उनको डेटा का जो ब्रीच हुआ है या फिर डेटा का जो वायलेशन हुआ है उसको प्रोसेस करना है। वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि वो कितना डेटा रख सकते हैं, वो कितनी सज़ा दे सकते हैं बड़ी टेक कंपनियों को, जिससे डिजिटल इकोनॉमी पे फ़र्क ना पड़े, और वो यूज़र के राइट को, इंडिविजुअल राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितना उनका ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगा, जितना उनका अच्छे से रिक्रूटमेंट होगा, जितना उनको पावर दिया जाएगा, उतने अच्छे से वो काम कर सकेंगे। जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अभी जो विवाद हुआ था, क्योंकि उनके टेन्योर को लेके, उनके सैलरी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और स्टेट एक अथॉरिटी है, स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथ में रखना चाहती है और सिटीजन चाहते हैं कि उनके अधिकारों का हनन ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता कहती कि हाँ, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दे दीजिए, केंद्र सरकार एक दिन में दे देती। एक दिन में नहीं दी ना केंद्र सरकार, बहुत से लोगों ने उसके लिए आंदोलन किए, सिविल सोसाइटीज़ ने सरकार से बात की, सरकार के साथ बहुत सारी बैठकें हुई, उसके बाद सूचना का अधिकार हमें को मिला। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी इसी तरह है। जितनी ज़्यादा सिविल सोसाइटी, जनता जागरूक रहेगी, वो अपने राइट्स के, अपने अधिकार के बारे में जागरूक रहेगी, तभी वो सरकार को ये कह सकती है कि हाँ, हमें ये अधिकार चाहिए, ये कानून में चाहिए, ये नहीं चाहिए। बाद में सरकार सारा विचार लेके, सारा स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके अपना एक फाइनल प्रारूप तैयार करेगी, ठीक है। चौथा है राइट टू बी फॉरगॉटन के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं। वो बोलते हैं कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर हम 10 साल पुराना इन्फॉर्मेशन मांगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, तो राइट टू फॉरगॉटन के तहत 10 साल पुराना इन्फॉर्मेशन तो ख़त्म किया जा सकता है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट होगा। अगर कोई विसल ब्लोअर आया आज से 10 साल बाद, आज के किसी घटना को लेके कि हाँ, उस दिन करप्शन हुआ था, तो उस साल का डेटा तो कोई हटा सकता है। तो कितना डेटा हटा सकता है, कौन सा डेटा हटा सकता है, पर्सनल डेटा हटा सकता है या फिर किसी ग्रुप का कितना डेटा हटा सकता है, ये जो राइट्स हैं इस पे भी चर्चा करनी होगी। और फिफ्थ है कि जो भी हीनस क्राइम्स के डाटा हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, फेक इन्फॉर्मेशन हो गया जिससे राइट्स हो गए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, उसको
किसने स्टार्ट किया है, वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। उनके लिए कोई राइट टू प्राइवेसी बनी नहीं है। उनकी सारी प्राइवेसी डिफाइंड होनी चाहिए कि हीनस क्राइम्स के केस में क्या होगा, कितना राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल होगा, ताकि जो जांच एजेंसियां हैं उनको दिक्कत ना आए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो ये सब काम करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी इसी केस में एब्सोल्यूट नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी जो ये हीनस क्राइम करते हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, और उनको अगर बहुत ग्रॉस क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, तब तो उनको क्लियरली उनके राइट्स ये उनके लिए नहीं होने चाहिए। यह है टाइमलाइन कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया। 2018 में बी एन श्रीकृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछ सकता है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है। ठीक है, तो 2019 में फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाई गवर्नमेंट लोकसभा में, लेकिन इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बहुत बार एक्सटेंशन मिल चुका है और 2021 में भी एक और एक्सटेंशन मिला है। अब देखते हैं ये कानून भारत में कब तक आता है। तो इस कानून का सार क्या है? बैलेंस होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन जो सेंसिटिव डेटा है, हेल्थ का, बैंकिंग का, वेलबिंग का, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, जिससे इलेक्शन इन्फ्लुएंस ना हो, जिससे हमारा हेल्थ ख़राब ना हो, कोई भी जेनेटिक्स को गलत वे में यूज़ ना कर सके, वो डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आंख मूंद नहीं सकते हैं डिजिटल एज में कि डेटा हम देंगे ही नहीं। कुछ डेटा जो कंपनी, टेक स्टार्टअप या फिर उनके लिए ज़रूरी है और वो कंपनी ये क्लियरली बता रही हो कि हम आपका इतना डेटा यूज़ कर रहे हैं, हम आपका डेटा इतने दिनों तक यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हमारे कंसेंट से, हमारी मर्ज़ी से दे देना चाहिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो, डिजिटल इकोनॉमी भी डेवलप हो। ठीक है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपका, मेरा एज अ डेटा यूज़र, डेटा प्रिंसिपल, हमारे जो गवर्नमेंट है वो तीनों रोल में है। जो कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है, डेटा कलेक्टर, जो कंपनियां डेटा प्रोसेस कर रही हैं, कलेक्ट करेंगे, डेटा फिड्यूसरी, हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, उसको उनके टेन्योर को फिक्स करना होगा, ताकि कोई भी बड़ी कंपनी प्रेशर बना के उनको हटा ना सके जब उनके खिलाफ केस जा रहा होता, और इंडिविजुअल के राइट को डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी प्रोटेक्ट कर सके। हमें इस केस में EU, यूरोपियन यूनियन और भी अन्य देशों से सीखना चाहिए कि कैसा बिल हो कि हमारा डेटा सेफ रहे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।